चलिए हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इसको आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इससे पहले आपने देखा स्नेल्स लॉ को हमने क्या किया था, प्रूव किया था। आज हम किसको प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करेंगे, वो भी किस थ्योरी के आधार पे। ठीक, चलिए पहले समझिएगा इसको। ये हमारा मिरर है। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आता है ना, केवल इसमें एक ही मीडियम होती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, आती है और क्या हो जाती है, उसी मीडियम पे ट्रांसफर हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन कर जाती है। तो ये क्या हो गया, मिरर, और मिरर में ही सबसे ज्यादा प्रकाश की किरणें क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, तो चलिए अब इसको समझते हैं कि प्रकाश की किरणें इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। दोनों रे का मीडियम हमारा क्या है, सेम है। दोनों रे का मीडियम क्या है हमारा, सेम है। इसका यह मतलब हुआ कि दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। अगर दोनों का स्पीड सेम हुआ तो आप देख रहे हैं ये मिरर पे, ये जो हमारा फर्स्ट रे है, इसका नाम हम फर्स्ट रे रख देते हैं, इसको सेकेंड रे। फर्स्ट रे जल्दी पहुंचा, जबकि सेकेंड रे थोड़ा सा देर से पहुंचा। अगर इसकी बात करें, यहां पे जब ये रे हमारा इस मिरर पे स्ट्राइक किया, उस समय ये रे लगभग हमारा इस पॉइंट पे रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि हमने दोनों को क्या सेम डिस्टेंस से इमिट कराया, लेकिन इसको ज्यादा दूरी ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको कम दूरी ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक, तो आप समझिए कि ये जब रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे रहा होगा, तब ये रे हमारा मिरर से टकराया होगा, और जैसे ही मिरर से ये टकराया, ये लाइट यहां पे, तो ये क्या बनाना शुरू किया, वेव फ्रंट बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया, वेव फ्रंट बनाना शुरू किया। समझेगी, बहुत बड़ी बात हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, क्या बनाना शुरू किया, वेव फ्रंट। इस तरह से क्या बनाया, ये वेव फ्रंट बनाया। बनाते बनाते ये वेव फ्रंट इसका किस पॉइंट को टच करता है, इस पॉइंट को टच करेगा, करेगा ही। ध्यान से देखिए, एक ऐसा वेव फ्रंट आएगा हमारा, किसका, इस सोर्स ऑफ लाइट का। जो वेव फ्रंट किसको टच करेगा, इस पॉइंट को टच करेगा। एक ऐसा हमारा वेव फ्रंट बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। बीच का को ना दिखा के हम दिखा देते हैं आपको यहां से। ये हमारा एक वेव फ्रंट बना, जो इसको क्या किया, टच किया। ठीक, जैसे ही ये टच किया, तब ये लाइट हमारा यहां पे पहुंचा, और यहां से रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये लाइट देख रहे हैं आप, इसी डायरेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी, और ये लाइट हमारा किधर, आगे की ओर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तब ये लाइट भी यहां पे क्या होगा, फॉल होगा। ये भी क्या बनाएगा, यहां पे वेव फ्रंट बनाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है, वेव फ्रंट बनाया, जितना भी बड़ा वेव फ्रंट बनाया, और ये लाइट भी इस डायरेक्शन पे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। समझ में आ गया? तब इस केस में आपको दो एंगल मिलता है। कौन कौन एंगल, एंगल आई और एंगल आर। यहां पे समझिए कि ये वाला एंगल को यहां पे हम लोग क्या मान लेंगे, एंगल आई मानेंगे। तो ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल आर कहलाएगा। ठीक, ये आई और क्या है, एंगल आर। ये कहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, कब रिफ्लेक्ट हुआ, क्या पता है आप लोगों को, जब यहां से वेव फ्रंट बनते बनते इस पॉइंट को क्या किया, टच किया, टेंजेंटली हो गया, तब ये लाइट उधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ, आया। तो अब यहां से देखिएगा कि यहां से ये लाइट यहां पे पहुंची होगी, उस समय ये लाइट यहां से यहां पहुंची होगी। क्या मेरा बात समझ में आया? एक बार फिर से, ये लाइट यहां से यहां पहुंची, जितनी समय में, उतनी समय में ये लाइट यहां से यहां पहुंची।
क्या मेरा बात समझ में आया? कनेक्ट कर पाई तुम लोग? तो यहां से आप एक क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक यहाँ पे जो टच किया हुआ है ना, वहां पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का ये क्या है, एंगल है। यहाँ पे आप नामकरण कर दीजिए। एक का नाम मान के चलिए, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, Q, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए C, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए A, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए B। ठीक, यहाँ पे Q और C हमारा बहुत ही क्या है, क्लोजली है, लेकिन दिखाने के लिए हम थोड़ा सा अगल बगल ले लेते हैं। A Q में पहुंचा तो फर्स्ट रे हमारा A से Q में पहुंचा, उसी समय सेकेंड रे हमारा Q से B में पहुंचा। ठीक, तो ये लाइट यहां से पार हो गई, उस समय ये लाइट इधर फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। तो यहां पे दोनों के द्वारा तय किया गया समय क्या है, सेम है या नहीं है? ये A से Q दूरी को तय किया, जितनी समय में उतनी दूरी में उतनी समय में Q से B को। ठीक, और वेलोसिटी तो दोनों का सेम मीडियम है, इसलिए वेलोसिटी दोनों का क्या है, सेम है, नहीं है? क्योंकि मीडियम हमारे पास में क्या है, एक ही तो मीडियम है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, VT। क्या मिलेगा, VT, वेलोसिटी और टाइम दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। किसका किसका, AQ और QB का, जबकि Q और C हमारा क्या है, बहुत ही नजदीक है। ठीक, चलिए इस प्लेन को आप मान लीजिए XY, इसको क्या मान लेते हैं, XY। इस रे को आप क्या मान सकते हैं, 1 डैश मान लीजिए, इसको 2 डैश मान लीजिए। लेट XY बी द प्लेन सरफेस। XY यहां पे क्या है हमारा, प्लेन सरफेस, एंड ray of light 1 and 2 are the incident on the plane and reflected 1 dash 2 dash रेस। ध्यान से देखिएगा, केवल अगर हम एक को लेते हैं तो यहां पे अगर आप एक नॉर्मल क्या कर देते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर खींच देते हैं, नॉर्मल। ठीक, तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, I, और ये वाला क्या कहलाता है, R। उसी तरह से ये क्या है आपका I और ये क्या है, R। Therefore, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, बताइए यहां पे इंसिडेंट वेव फ्रंट AC, किसको मानेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, A से C को इंसिडेंट है या नहीं है, वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है आपको। Q और C आर वेरी क्लोजली, दोनों क्या है, बहुत ही नजदीक है। आप Q भी लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं। अपने इस तरह का हमने बहुत सारा चीज प्रयोग किया, आपको पता होगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या बना, A से C है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट QB, नहीं CB लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CB। Therefore डिस्टेंस कहां से कहां, डिस्टेंस QB किसके बराबर, जल्दी बोलिए किसके बराबर, QB किसके बराबर,
AC के बराबर। नहीं समझ में आया? यही तो हमने तभी से बता रहा था। ये यहां से यहां जितना समय में उतना समय में यहां से यहां बोल रहे थे। यही तो लिखे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या लिखे, QB इक्वल टू AC, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या आपके पास में है वेलोसिटी इंटू टाइम? इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। एक बार फिर से, Q एंड C आर वेरी क्लोज, ठीक। Q और C बहुत ही क्या है, नजदीक है, थोड़ा सा भी दूरी अगल बगल में है। इसका यह मतलब हुआ कि आप Q को C मान सकते हैं, C को Q मान सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग से ये हमारा डिस्टेंस निकल के आता है, QB किसके बराबर? AC के बराबर। और ये डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम, दोनों का सेम वेलोसिटी, दोनों में सेम टाइम टेकन है या नहीं है? चलिए नाउ इन ट्राइंगल, यहां पे हमारा क्या बना हुआ है? ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, ABQ बना हुआ है, ABQ एंड ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल्स भी बना हुआ है। बताइए दूसरा ट्राइंगल्स का नाम? ACB है, ACB। दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स का क्या AB कॉमन है? AB इज कॉमन है क्या? दोनों ट्राइंगल्स के लिए AB कॉमन है। हो गया? Therefore एंगल ACB दिखाई दिया आपको? एंगल ACB इक्वल टू एंगल, और एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा ना, वो कौन एंगल है बताइए? AQB इक्वल टू 90 डिग्री, वो भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। बार बार हम नहीं बोलेंगे कि चीज को, समझ पा रहा होगा? नहीं करेक्ट कर पाई? ये दोनों बहुत ही क्लोज है, तो 90 डिग्री ना होगा। नहीं समझ में आया? Therefore हम लिख ही देते हैं Q इक्वल टू C, वेरी क्लोज टू इच अदर, वेरी क्लोज टू इच अदर। अब तो कनेक्ट हुआ? हो गया? तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? AC इक्वल टू QB, AC इक्वल टू QB, AC इक्वल टू QB इक्वल टू VT, वेलोसिटी इंटू टाइम। यही तो है डिस्टेंस, नहीं है? किससे मिला? साइड एंगल, साइड अपने 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़ के रखा होगा। साइड एंगल, साइड, ये सब क्या है? यही तो दो ट्राइंगल था मिला, सब क्या है? साइड एंगल साइड से इक्वल है, नहीं है? इसलिए वहां पे क्या लिख दिए? SAS, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। भुजा कोण भुजा, ठीक। बाई SAS, बाई SAS क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया। हमारे पास में कौन कौन सा एंगल था? बोलिए। ट्राइंगल कौन है? ABQ, कॉन्ग्रेंट कौन ट्राइंगल से? ACB क्या है? कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन, ठीक। अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रेंट,
सर वहाँ ए क्यू बी। हाँ हाँ, ए क्यू बी, अच्छा ए क्यू बी, ये सही है ना? क्या है? सर्वांगसम हिंदी में हमको नहीं पता उतना क्या कहते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कॉन्ग्रेंट कहते हैं, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा हमारा? हेंस अगर दोनों क्या है? बराबर है, तो एक में क्या है? एंगल आई, और दूसरा में क्या है? एंगल आर, नहीं है? क्या दिखाई दिया? तब इस केस में क्या मिला आपको? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए आर, एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल, जल्दी, एंगल इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। आया समझ में? सुपरपोजिशन, समझिएगा इसको बढ़िया से। सुपरपोजिशन, एक हम स्क्रीन लगा देते हैं, कोई पर्दा लगा देते हैं, समझिए, ठीक। यहाँ पे क्या लगा देते हैं? पर्दा लगा देते हैं। इस डायरेक्शन से क्या होती है? लाइट इंसिडेंट होती है और इससे जाके स्ट्राइक हो जाती है, टकरा जाती है। अब यहाँ पे लाइट का आप नेचर पढ़ चुके हैं। लाइट जब भी हमारा क्या होती है? फॉल होती है, तो वेव नेचर में फॉल होती है। समझ में आया? तो लाइट इधर से जब आपका फॉल हुआ तो ये वेव बना के आया होगा, ठीक। तो जैसे ही ये यहाँ पे क्या होगा? स्ट्राइक हुआ होगा, तब यहाँ पे चमक पैदा किया होगा। ऐसा ही तो होता है, क्या होता है? चमक पैदा करेगा। तो ये सुपरपोजिशन क्या कहता है? चमक मतलब क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इंटेंसिटी बोल सकते हैं, तीव्रता जिसको बोल सकते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? इंटेंसिटी। जितना बड़ा जिस वेव का एम्पलीट्यूड है उतना ही ज्यादा उसका इंटेंसिटी होती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है ऐसा। एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आया आप लोगों को? बताते हैं। यहां से इसका दूरी आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ऊंचाई, ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या फायदा पैदा करेगा? इंटेंसिटी पैदा करेगा। इसको हम क्या से रिप्रेजेंट कर दें? आई से। और ये एम्पलीट्यूड जितना छोटा होगा उतना कम इंटेंसिटी यहाँ पे पैदा करेगा। जब ये कहां से? ये लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगा तब, ठीक, वो भी दुगुना रफ्तार से। समझिएगा यहाँ पे पॉइंट को। तो यहाँ पे क्या समझे? आई, यहाँ पे जो आपका क्या है? इंटेंसिटी के लिए आई और एम्पलीट्यूड के लिए क्या लिखे हम? ए। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए स्क्वायर होता है, ठीक। अभी हमारी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब ध्यान से देखिए कि ये तो हमारा इस टर्म पे आगे की ओर बढ़ रहा है। किस फॉर्म पे? वेव की फॉर्म पे। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या है? पार्टिकल्स है। इस तरह से देख रहे हैं हम, थोड़ा सा दूर दूर में बना रहे हैं, चलिए आपको समझाने के लिए। अब ये लाइट हमारा आगे की ओर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा स्क्रीन में है उसमें ये पार्टिकल्स इस पॉइंट पे टकराएगा। ये समझिए इस तरह से क्या बढ़ रहा है? आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक। आपको दिखाई नहीं देगा, वेव थोड़ा दिखाई देगा लाइट में, लेकिन ये क्या बढ़ रहा है? इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है लाइट। तो ये पार्टिकल्स इस जगह टकराएगा, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इस जगह क्या करेगा? टकराएगा, ठीक। और जहां पे टकराया तो वहां पे देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम है, तो ये कम चमक पैदा करेगी। करेगा या नहीं करेगा? इससे ज्यादा चमक पैदा ये वाला करेगा, इससे ज्यादा ये वाला, सबसे ज्यादा ये वाला चमक पैदा करेगा। क्या बात समझ में आती है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है? कम है, जबकि इधर जब बढ़ते गए तो इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा चमक पैदा करेगी, यहाँ पे टकराएगी। तो समझ पा रहे हैं? ये इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक। तब धीरे धीरे
और ये बढ़ेगी तो इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। घटते जाएगा या नहीं घटते जाएगा? फिर एक समय आएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या होते जाएगा, माइनस में होते जाएगा। लेकिन ये इतनी स्पीड होती है हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट भी ऐसी घटनाएं घटा रही है, समझ में आ गया। लेकिन इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा है, इसका वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं घटती है यहाँ पे। जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उसका इंटेंसिटी उतना है, ठीक। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आई मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ट्रफ या क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट, ट्रफ या क्रेस्ट की मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला यहां से, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला केवल एम्पलीट्यूड है। प्रिंसिपल यहां लिख भी दीजिएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आप समझ के रखे हैं नहीं रखे हैं? यहाँ पे ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, ये छोटा बन गया थोड़ा सा। अब सेम साइज का बनाएंगे क्योंकि वेव वहां से निकलने वाली क्या होगी, सेम ही होगी, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड, तो यहाँ भी इसका क्या है, ये एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, जीरो। और यहाँ पे जो टकराया उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सबसे मैक्सिमम है। तो जीरो से मैक्सिमम तक गया या नहीं गया। तो इसका इधर का डिस्प्लेसमेंट को आप क्या मान लेते हैं, y1 मान लीजिए। कितना मान लेते हैं, y1। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया होगा, कहां से कहां गया, इस जीरो से मैक्सिमम तक गया। डिस्प्लेस ही तो किया, बढ़ते बढ़ते बढ़ा, फिर बढ़ के धीरे धीरे घटा, जीरो आया फिर और जीरो से ऊपर। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या माने, y1 मान लिए, ठीक है। और एक लाइट हम इसी में फॉल करा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से क्या कर दिए, एक लाइट फॉल करा दिए। तो आप यहां पे देखिए, ये वाला भाग ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये उधर डिस्प्लेस करेगा, लेकिन इसका निचला वाला भाग किधर डिस्प्लेस करेगा, नीचे की ओर डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जो डिस्प्लेस किया उसको आप क्या मान लेते हैं, मान के चलिए यहां से इधर का डिस्प्लेस को आप मान लीजिए कितना, y2, ठीक। तो यहां का टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y1 प्लस y2, उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन कहा जाता है। समझ में आ गया, क्या कहा गया, सुपरपोजिशन। वैसे तो इस लाइट को भी हमको यहीं पे फॉल कराना था, एक ही पॉइंट पे, तब उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से इधर बनता, वो क्या था, y2 था। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना सोर्सेस ऑफ लाइट है, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट। एक लाइट का डिस्प्लेसमेंट कितना किया, y1, और एक का y2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, y1 प्लस y2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप इंटेंसिटी के बारे में जान चुके हैं। इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। ये इसका एम्पलीट्यूड, इसको भी अगर आप बनाना चाहें तो ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, है ना। क्या बात समझ में आया। इसको एक बार हम क्लियर यहाँ पे फिगर बना देते हैं, समझिएगा, ठीक है। चलिए, आपने 2 सोर्सेस लाइट लिया, एक इधर गया इस तरह से, ध्यान से देखिए इधर, और एक मान के चलिए इस तरह से बनाते गया। तो ये मैक्सिमम इधर, इस पॉइंट का नाम क्या ले लीजिए आप, P। तो ऊपर बना हुआ ये डिस्प्लेसमेंट, इसको आपने क्या माना, y1, और इधर इतना बना ना, इसको क्या डिस्प्लेसमेंट माने, y2, और ये दोनों को एक साथ आप क्या माने, y।
y डिस्प्लेसमेंट माने, तो y किसके बराबर, y1 प्लस y2 के बराबर, इतना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है यहाँ पे। जितना ऊपर तुम्हारा, आपने क्या कहा, ऊपर वाला भाग को प्लस लेते हैं, नीचे वाला भाग को क्या लेते हैं, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो दोनों का एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पे कैंसिल करेगा। तो टोटल वहां पे आपका इंटेंसिटी मतलब चमक कितना, 0। ठीक, ये किस केस में, जब आप दो लाइट लेते हैं तब। समझ में आ गया। इसको हम लोग प्रूव करेंगे आगे चल के कि क्यों हमको वहां पे काला नजर आता है। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे इसके बारे में। लिखिए, इफ ए point is under influence, if a point is under influence of more than one light, मतलब एक से ज्यादा लाइट, मोर देन वन लाइट wave, then at any given instant, the displacement of light vector is a vector sum of light vector given by individual light। चलिए, वेक्टर सम क्या बोला है, वेक्टर सम। ठीक, तो ये दोनों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के लिए हम क्या प्रयोग किए, y। तो क्या बोला है, वेक्टर सम किसका, डिस्प्लेसमेंट का। किस केस में, जब एक से ज्यादा लाइट हो तब। एक लाइट का डिस्प्लेसमेंट y1 तो दूसरा लाइट का डिस्प्लेसमेंट y2, तीसरा का y3, अगर हम 3 लेना चाहें तो चौथा लेंगे तो y4, लेकिन हम 2 को लेके चल रहे हैं अभी। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस माइनस, दोनों साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। ऊपर वाला भाग टोटली प्लस और नीचे वाला भाग टोटली माइनस। y1 प्लस माइनस y2 के बराबर होता है। देखिए, वेक्टर है ना, लीजिए। टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। देयर आर 2 टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन 2 प्रकार की सुपरपोजिशन होती है। कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, ये 2 प्रकार की हमारा सुपरपोजिशन होती है। हाँ, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। पहले आप इसको डेफिनेट कर लीजिए, कंसिस्टेंट को। हो गया, लिखिएगा। when two light wave
light wave of same wavelength and same frequency superimpose same wavelength and same frequency superimpose on each other in a same phase known as consistence हो गया। चलिए समझिए इधर कि आपके पास में कितना लाइट, दो लाइट, दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या सेम। ये हमारा एक लाइट हमने लिया, देखिए एक लाइट है, ये किसके लिए हम मान के चलते हैं, ये Y1 के लिए, ठीक। इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दूसरे लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के क्या बराबर। इसी तरह से ये क्या हो गया Y2। अब इसको समझिए, सपोज दैट ये इसका एम्पलीट्यूड मान के चलते हैं क्या है इधर -5, तो ऊपर का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा +5। अब समझ में आया? उसी तरह से इसका जितना आपका वेवलेंथ उतना ही इसका भी क्या उतना ही वेवलेंथ। क्या बात समझ में आ गया? ये इसका डिस्प्लेसमेंट कितना Y1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना Y2। क्या बात समझ में आ गया? दोनों एक साथ आप इसको मिला दें तो आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको एक ही चीज नजर आएगा और वो चीज हो जाएगा ये, आपको ये चीज नजर आएगा। ये आपका क्या हो गया Y, ये किसके बराबर Y1 और Y2 के बराबर। सिर्फ आपको वहां पे क्या नजर आती है Y नजर आती है। आया समझ में? और ये Y किससे मिलकर बना हुआ है Y1 और Y2 से मिलकर बना हुआ है। क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि दोनों के पास में सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ, ठीक। और दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है Y मिलता है, जो आपको इस तरह से नजर आता है। इसी को हमने पीछे लिखा Y = Y1 + Y2। लीजिए जल्दी बनाइए फिगर। और यहां पे थोड़ा सा जानकारी, इस प्रकार की जो आपको लाइट मिलती है उस लाइट को आप क्या कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। किस इनकंसिस्टेंस इसका जस्ट उल्टा। क्या मेरे बात समझ में आया? इनकंसिस्टेंस जस्ट इसका उल्टा। आपके पास में तो लाइट तो होगी लेकिन दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होगी अलग अलग होगी, ठीक। और दोनों को एक जगह आप जोड़ देते हैं तो वहां से मिलने वाली जो आपको जो विजिबल होगा वो अल्टरनेटम दिखाई देगा। आप उसको नहीं देख पाएंगे, अभी हम इसका एग्जांपल देंगे आपको, ठीक। चलिए समझते हैं, मिटा दें इसको पहले। आप डेफिनेशन लिख पाएंगे क्या? पहले डेफिनेशन पूरा कीजिए। चलिए यहां भी आपका क्या दो लाइट है, एक लाइट आपका इस तरह से फॉल हुआ, ठीक। ये मान के चलिए क्या Y1 और एक लाइट, दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग। इसका फ्रीक्वेंसी इस तरह से, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ बड़ा है, जबकि इसका अपेक्षा में छोटा है। ये क्या हो गया Y2। ये दोनों को आप मिलाएंगे तो Y मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? Y क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? Y तो मिलेगा हमको, लेकिन Y कैसे मिलेगा उसको ध्यान से देखिए।
वाई इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। अब देखे हैं सर्कस वगैरह डांसर डांस करता है उस समय कैसे लाइट करता है उसको, नहीं देखे, देखे हैं, नहीं समझ में आया। ऑर्केस्ट्रा में जब कोई डांस करता है तो उसका आगे कैसे लाइट ये किया जाता है, डीजे लाइट या कोई भी लाइट है, लेकिन आपने लाइट देखा वहां पे कैसे लाइट है, बहुत एकदम क्या बोलेंगे हम लोग का आंख ये हो जाता है, एकदम कम और अचानक बहुत ज्यादा। आप मेरा बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या, हम क्या बोल रहे हैं। चलिए आपको हम फिर बताते हैं। जब दो एक से ज्यादा प्रकाश की किरणें का वेवलेंथ सेम और फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, तो उस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस कहते हैं, और उसका एक दूसरा नाम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। समझिएगा मेरा बात को, क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या नेचर में प्रेजेंट है, क्या है इसका जवाब, नेचर में ये प्रेजेंट नहीं है। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऐसा कोई भी चीज नहीं है, मतलब जिसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक हो, नेचर में है ऐसा कोई चीज नहीं है। तो कहां से हमको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कब मिलती है, जब दो किरणें यानी कि दो प्रकाश की किरणें का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, तब क्या मिलेगा आपको, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मिलता है। जबकि नेचर में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज सेम हो, तो नेचर में हमारा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं मिलती है। कहते हैं यहां पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर नॉट प्रेजेंट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट COHERENT, कोहेरेंट source of light are not present in nature, are not present in nature, not present in nature, nature मतलब प्राकृतिक में ये उपलब्ध नहीं है। It's formed by man made, इसको हम लोग बनाते हैं कोहेरेंट सोर्स को। क्या बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नेचर में क्यों प्रेजेंट नहीं है, मेरा बात समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनेगी मेरा बात। क्या हमने क्वेश्चन कहा कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट नेचर पे प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, समझिएगा बात यहां से कि आपने देखा है आपके पास में दो एटम है, ठीक, दो एटम है। अब ये दो एटम इसके अंदर पे क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को आप हाईली चार्ज कर देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर मतलब हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न आती है तो जो आपने उसको आयोनाइज ऊर्जा दिया है उस ऊर्जा को लाइट के रूप में क्या करता है, छोड़ता है, ठीक। तो उस वैसा ही घटना है, वैसा इसमें भी घटेगी, नहीं घटेगा। आप दूसरी क्या समझिए कि ये दोनों एटम्स को आप क्या करते हैं, कोलाइड करा देते हैं, क्या करा देते हैं, कोलाइड करा देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका इलेक्ट्रॉन्स, मान के चलिए इस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन है, समझते हैं। अब दोनों को क्या करा दिए, टकरा दिए, तो कितनी आपका प्रोबेबिलिटी बनती है कि सेम पोजीशन का इलेक्ट्रॉन सेम समय पे कोलाइड होगा। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, नहीं पॉसिबल होगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो यहां से निकलने वाली लाइट क्या होगी, अलग होगी, समझ में आ गया। इसीलिए नेचर पे हमारा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा चीज आज तक हमारे पास में उपलब्ध है ही नहीं। यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, 0 बनती है। मेरा बात समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। ये आपका एटम्स है, ये भी क्या है, एटम्स है। अब सिमिलर एटम्स को दोनों को टकराते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ की, दोनों सेम एटम एक बार में कोलाइड हो सेम पोजीशन पे। अगर ये और इसका दोनों एटम्स की फ्रीक्वेंसी मान के चलिए सेम है,
अगर दोनों टकरा गया तो दोनों से इक्वल हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकलेगा। लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे कोई संभावना नहीं है कि यही टकराए, दूसरा भी टकरा सकता है इसके पास में। अगर दूसरा टकराया तो यहाँ से दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट निकलेगा, यहाँ से दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो क्या वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा? नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एक का वेवलेंथ दूसरा और दूसरा का वेवलेंथ दूसरा। क्या बात समझ में आ गया? इसीलिए नेचर पे हमारा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। अब लिख लेंगे, हमने जो बात कहा, पूछा जाता है क्वेश्चन पे। समझ में आ गया? चलिए, क्लियर? यहां पे बात समझ में आया? yes, एक छोटा सा टॉपिक देंगे, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स लिखेगा। कोहेरेंट वेव आर दोज वेव, कोहेरेंट वेव आर दोज वेव which have same frequency and same wavelength, but constant phase is different. Constant phase is different. चलिए आपको बताते हैं। दो लाइट हमारे पास में है, दोनों की क्या है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन उसका जो फेज डिफरेंस है, मतलब वो जो निकल रहा है, वो दोनों क्या हो? अलग अलग हो। अब आया समझ में? दो हमारे पास में सोर्स ऑफ लाइट है, दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या हो? सेम हो, ठीक। लेकिन उसका जो सोर्सेस है, जहां से वो क्या कर रहा है? निकल रहा है, वो पॉइंट क्या हो? अलग हो। कांस्टेंट फेज आर डिफरेंट, ठीक। समझ में आया मेरा बात? नहीं समझ पाया? हम लोग किस तरह से वेव ऑप्टिक्स में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गौर कीजिएगा। एकाएक हम टॉपिक उठाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे। और हाउ टू क्रिएट two coherent source of light, coherent source of light। अब किस तरह से बनाएंगे coherent source of light? हो गया पहला मेथड आपका कोहेरेंट सोर्स बनाने का। पहला मेथड समझिएगा। फर्स्ट मेथड, स्प्लिटिंग द सोर्स ऑफ लाइट। समझिए, आपके पास में कोई लाइट का क्या है? सोर्स है, उसको आप क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए। तोड़ के दिखाए दें। चलिए, आपके पास में क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक। ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो आपने जाना ये क्या बना रहा है? वेव फ्रंट बनाएगा। इस तरह से वेव फ्रंट बनाएगा। अब ठीक इस वेव फ्रंट के आगे एक स्लिट रख दीजिए। स्लिट का मतलब समझ में आता है कि वो स्लिट जो ये वेव फ्रंट को रोक के रखे, ठीक। यहां पे क्या रख दीजिएगा? एक स्लिट रख दीजिए इस तरह से, ताकि यहां से निकलने वाली वो फ्रंट आगे की ओर ना बढ़ पाए। और इस स्लिट पे आप दो छोटे छोटे क्या कर दें? छेद कर दें इस तरह से, ठीक। जब ये फ्रंट आगे की ओर बढ़ेगी तो इस लाइट से क्या होगा? टकराएगा। और इस लाइट से टकराया तो आपने हाइगेंस ने क्या कहा था कि हर एक वेव फ्रंट एक न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट को क्या करता है? क्रिएट करता है, जिससे हमारा एक न्यू वेव फ्रंट का निर्माण होता है। आपने कल पढ़ा ना? नहीं पढ़े? तो जब ये वेव फ्रंट इस छिद्र से पार होगा, एक किरणें यहां से, समझ में आ रहा है?
तो यहां से ये क्या बनाना शुरू करेगा, नया वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगा। क्या बात समझ में आई मेरी? अब ये दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, वेवलेंथ भी क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का सोर्सेस तो एक ही है, ठीक। और ये दोनों से मिलने वाला जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पे जो आपको लाइट मिलेगा, ये किस प्रकार का लाइट होगा, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होगा। क्या बात समझ में आया? आया समझ में? बन गया? चलिए दूसरा भी समझ लीजिए, उसके बाद में आप बना लेंगे। आप कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मोमबत्ती से भी बना सकते हैं। कहां से बना सकते हैं? मोमबत्ती से। कैसे बनाएंगे उसको भी ध्यान से देखिए। इधर कि एक मोमबत्ती लगा लीजिए, यहाँ पे कैंडल, ठीक। यहाँ पे क्या लगा लिए, कैंडल। कैंडल को आप जला देंगे, यहां से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगा। ये लाइट को इधर रोकने के लिए आप कोई उसी तरह से कार्डबोर्ड लगा दीजिए, इस तरह से। ये क्या है, समझ में आया कि उधर लाइट ना जाए, ठीक। अब यहाँ पे 2 मिरर लगा दीजिए। कितना मिरर, 2 मिरर लगा दीजिए। यहाँ पे एक मिरर लगा दीजिए और यहाँ पे एक क्या लगा दीजिए, मिरर। ये क्या है आपका, मिरर। अब यहाँ से लाइट यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से भी लाइट क्या, यहाँ से टकराएगी। बाकी लाइट को तो ये क्या किया है, रोक के रखा है। अब ये लाइट यहाँ पे टकराई तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, होगा या नहीं होगा? तो ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट इधर जाएगा और ये लाइट भी इधर जाएगा। क्या आप यहाँ पे अपना सुंदर सुंदर आंख से देखेगा इधर ये लाइट को, है ना? तो ये कैसा बना, बोलो, कोहेरेंट सोर्स बना। नहीं है, लाइट तो इसका सोर्स एक ही है ना, लेकिन आपको कितना मिला, 2 मिला। मिला या नहीं मिला? तो इसको यहाँ पे क्या मिला आपको, कोहेरेंट सोर्स मिला। देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं। आया समझ में? ये भी 2 नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये आपके पास में 2 तरीका हमने बताया आपको कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बनाने का। आप इसको कभी भी रे के टर्म में मत पढ़िए, ये हमारा नाम ही है वेव ऑप्टिक्स, वेव के टर्म में पढ़िए सबको। समझ में आ गया? मतलब यहां से हम रे बनाए उसका मतलब नहीं, आप इसको वेव में दिखा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक। तभी तो वेव हमारा मिलता है तो क्या बनता है, कोहेरेंट। और कोहेरेंट को हम किसके नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या पता है? अभी बताए थे, कंसिस्टेंस।